नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव। हम बुक के बारे में बात कर रहे थे शाम को। तो ये जो बुक, इस बारे में हमने एक टॉपिक कर लिया था। बुक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक के बारे में हमने 7 जो अध्याय हैं बुक के, उस संदर्भ में हमने बातचीत की थी। किस तरह से नेपोलियन हिल की जो बुक है, जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को खोलती है और बहुत ज़्यादा ओपन करती है, थॉट पैदा करती है कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये बुक जो है थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी अनुवाद है। और ये जो रियल बुक है वो नेपोलियन हिल ने लिखी है, थिंक एंड ग्रो रिच। तो इसका पहला जो चैप्टर है हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहता है कि जो विचार है ही वस्तु है, यानी कि जो हम सोचते हैं वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वस्तु समझी जाती है व्यक्ति जिस डायरेक्शन में सोचता है। दूसरा है वो जो सोचा है व्यक्ति ने, उसकी इच्छा उसको करने की होती है। जो हम थिंक करते हैं तो उस पे हम इच्छा भी जाहिर करते हैं, मतलब ये है इसका। तीसरा जो चैप्टर है आस्था, जो सोचा है, विचार है और इच्छा है, तो तीसरा उसको आस्था में कन्वर्ट करते हैं कि इसके प्रति मेरी आस्था है कि हम इसको करना है। आस्था के बाद जो है मन मस्तिष्क सुझाव देता है, इंटरनल कम्युनिकेशन करता है। 4th नंबर में अपने आप चेतन मन में हम ये जो हमारा जो सिस्टम है इधर वाला, तो सभी जो पावर है वो इधर ही है। जापानी स्टाइल में कहते हैं कि जब हम दोनों जब हम किसी को देखते हैं तो इधर और इधर दोनों आंखें का जो डायरेक्शन है तो वो इधर मिलता है, और उसके बाद जो प्रतिबिंब है वो सामने जाके टकराता है कि वस्तु क्या है। ये जापानी स्टाइल है, वो अपना सिद्ध करके बताते हैं कि व्यक्ति किस तरह से इमेज को क्रिएट कर रहा है, तभी तो उसको समझ पा रहा है ना। कोई चीज हम देख रहे हैं तो देखने का सेंस ये होता है कि हम वो क्या चीज है, हमें ये भी समझना चाहिए ना। आंखों ने तो देखा है लेकिन मस्तिष्क ने उसको क्या समझा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी बॉडी आगे बढ़ती है, तभी हम उसके बारे में बोलते हैं। इसका मतलब ये है। तो आत्म सुझाव की बात हो रही है 4th नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या है, व्यक्तिगत अनुभव विचार, या उसके बारे में जो विचार आए हैं फर्स्ट में, उसके बारे में उसके खुद के विचार उसमें कन्वर्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, यानी कि उसका विश्लेषण करता रहता है, अनुभव करता है। और 6ठे नंबर पर मस्तिष्क की जो वर्कशॉप है, जो उसमें जो काम करने का जो सुझाव है, तो उस पे जो इमेज बनती, कल्पना जो बनती है, तो उस जो कल्पना इमेजिनेशन जो बनती है तो वो 6ठे नंबर पे बनती है। और 7वें नंबर पे जो हम बात कर रहे थे, इच्छा को सुव्यवस्थित रूप में आगे बढ़ाना, यानी कि योजना बनाना कि किस तरह से वो हम आगे करेंगे। ठीक है ना। सिंपल सेंस में अगर हमें कहीं जाना है, सुबह है ना, या शाम को निकलना है, तो हमारे मन में डायरेक्शन वही है, क्योंकि वस्तु जो विचार है पनपता है कि हमें जाना है। पनपने के साथ इच्छा भी जागृत होती है, तो इच्छा के साथ क्या है, आस्था भी आएगी, तो डिसीजन मेकिंग भी आएगी। ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग के बाद क्या है, सुझाव भी आएगा, उसके बाद अनुभव भी उसके बारे में सोचा जाएगा, और इमेजिनेशन भी, कल्पना भी उसके बारे में होगी। और उस कल्पना को इच्छा में क्रम के सिद्धांत में बदलना
साकार करना, यानी कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो इस संदर्भ में हमें ये सोचा जाता है। तो इसमें क्या है, फिर जो 8वां अध्याय है जिसकी हम अभी बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि जो हैबिट है, निर्णय, अब निर्णय लेना है, तो उस निर्णय लेना में टाल मटोल चलता है कि इसमें करना है कि नहीं करना है। तो उस टाल मटोल पे, उस निर्णय पे अडिग रहना है, यानी कि उस पे विजय पाना है, पॉसिबिलिटी करना है, ठीक है ना। तो नॉर्मल तौर पे व्यक्ति सोचता है, हम अब सबकी तो हम बात नहीं कर सकते, जहां हम रहते हैं उसी समाज की हम बात कर सकते हैं। तो हम इंग्लैंड की या जापानीज की हम बात नहीं कर सकते, तो वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका आगे सोचना कितना आगे बढ़ गया है, तो उसकी कल्पना के बाद ही वो साकार काम हुआ है। तो हम भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट। तो उसको, निर्णय को टाल मटोल में नहीं करना है, यानी उस पर विजय हासिल करना है, ये इसमें बताया गया है चैप्टर 8 में। उसके बाद क्या है कि आपको लगन के साथ वो काम करना है। निर्णय आपने ले लिया है, तो उसमें अगर आपकी लगन नहीं है, लगन की चेतना नहीं है, तो आप उसमें मानसिक जो संतुलन है उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे। उस वस्तु के बारे में, विचार के बारे में जिसने आप 7 स्टेप से आगे 8 स्टेप तक आए हो, डिसीजन मेकिंग तक आए हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है आपका लगन का, कि हमने निरंतर उसको बनाए रखना है। इसका मतलब ये है कि उसको मानसिक चेतना में बनाए रखना है। जैसे कोई विचार उत्पन्न होता है, तो उस विचार उत्पन्न की जो चेतना है, उस चेतना को आगे बढ़ाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये कहना है, ठीक है। और 10 नंबर पे जो कहता है अध्याय 10 में, कि जो माइंड शक्ति है, प्रेरक शक्ति है बल की, उस बल को भी निरंतर बनाए रखना है। यानी कि जो हम कोई लगन हम काम कर रहे हैं, तो उसकी पीछे भी एक शक्ति होती है। ये शक्ति का मतलब ये है यहाँ पे, उसमें चेतना जो हम कहते हैं, जिसको डायरेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, निर्णय की डायरेक्शन को, और उस माइंड पावर की शक्ति को बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें ये है कि अगर आपने लगन ले लिया है, तो आपका क्या है कि माइंड की जो शक्ति है उस डायरेक्शन में चेंज कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें चैप्टर 10 में माइंड चेंज नहीं होना चाहिए। तो माइंड की जो शक्ति है उसको आपको हासिल किए रखना है, यानी कि बनाए रखना है। सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि मैं उसके प्रति पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि भाई इसमें नेगेटिव होगा, इसमें तो है ना, इस तरह से एक मानसिक विचार चलता है कि नहीं, क्या नहीं, हाँ नहीं। तो इसमें क्या है, वो नहीं का जो कंसेप्ट है, तो नहीं का मतलब यहाँ पे कोई वजूद नहीं, केवल पॉजिटिव सेंस में है कि हमें उसमें आगे बढ़ते रहना है। और 11th चैप्टर में क्या है कि जो सेक्स रूपांतरण का रहस्य है, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अगर सेक्स के बारे में सोचता है, मानव जो है या दूसरे जीव जंतु हैं, तो वो अपोजिट जो जेंडर है, तो उसमें सेक्स की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा साइंस कहती है। हम डेली रूटीन में भी हम ये सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो हर एज का जो बंदा है, हर एज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखती है कि उसकी एज क्या है। तो उसमें क्या है कि जिस तरह से आपकी जो इंद्री है, सोचने की इंद्री है, और उसका जो रहस्य है, सबसे जो पावरफुल जो इंटरनल आपका सोर्स है, वो सेक्स के प्रति उत्पन्न होना है, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ऐसी स्टडी है, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रवृत्ति है, यानी कि जो ऊर्जा
सेक्स के टाइम पे होती है कि मुझे ये करना है, या चाहत इसको हम कह सकते हैं। तो इस बारे में ओशो ने काफी अच्छा बोला, अगर आप ओशो को सुनते हैं तो आप ओशो को भी सुनिए। तो इसमें एक पावर एक पावर एनर्जी है। तो उस पावर एनर्जी को जब उस डायरेक्शन में आप चेंज करते हो, सेक्स से हटा के डायरेक्शन में चेंज करते हो, तो उस टाइप की जो एनर्जी आपकी व्यक्तिगत जो सोच है किसी विचार को पूर्ण करने की, वो सबसे बड़ी पावरफुलनेस बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जो कमी है उस कमी को आप इग्नोर करते हो, और जो पावरफुल जो ऊर्जा जो व्यक्ति आई है आपके पास में, वो सबसे ज्यादा आपको काम करवाता है, अपना विचार को इम्प्लीमेशन करवाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पावर हाउस सिस्टम बन जाता है। ठीक है ना। पावर हाउस मतलब उसका उपयोगिता का, उस नेचर का, उस एनर्जी का, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है। तो मैंने तो इसको महसूस किया। महसूस का मतलब ये है कि हम कितने एक्टिव रहते हैं एनर्जी के रूप में। हम इधर से बहुत सारी कुछ सोचते, सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं। तो हम सोचने का कितना इम्प्लीमेशन करेंगे, वो हमारी सोच और एनर्जी को बैलेंस के रूप में करना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये इस बुक पे दूसरा एपिसोड करने की 2 दिन से सोच रहा हूँ। आज तीसरा दिन मैंने किया है, लेकिन इससे पहले मैं 1 एपिसोड किया था। तो वो मेरी एनर्जी इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसकी एनर्जी मैंने सोचा, लेकिन एनर्जी का इम्प्लीमेशन हुआ नहीं, है ना। एनर्जी को हमने इम्प्लीमेशन में कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ का मतलब ये है कि जो आपकी एनर्जी है, तो उस एनर्जी का आप इम्प्लीमेशन कितना कैसे करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं। अगर वो डायरेक्शन आपका सही है, ठीक है ना, तो आप जो बना रहे हो, जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, तो वो आपका हिस्टोरिकल पार्ट बन जाता है लाइफ का। यानी कि आप बहुत कुछ सोसाइटी को देने वाले होते हो। ये थिंकिंग जैसे कवि होता है ना, तो कवि कैसे सोचता है, तो उसका सोचने का कोई दूसरा तरीका नहीं है ना, उसका तरीका ही इमेजिनेशन तरीका है। तो उस इमेजिनेशन में क्या है कि आप उसको राइट करते रहते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने सोचा उसको राइट कर दिया है। तो यहीं पे क्या है कि आपकी एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आगे अगर आपकी एनर्जी इस सेक्स के डायरेक्शन में उठती है, बहुत तेज अवस्था में उठती है, तो उसको आप डाइवर्ट करते हो, चेंज करते हो। इसका मतलब ये है, तो आप उस कार्य के प्रति जो आपने जिसने अपनी इच्छा व्यक्त की है, विचार की इच्छा व्यक्त की है, विचार पे फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो उसमें वो इम्प्लीमेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो 12वां इसमें 12 जो चैप्टर है, अवचेतन मस्तिष्क है, जो आपका अवचेतन मस्तिष्क है, तो उसके बारे में बात की गई है कि आपका अवचेतन मन इसमें कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच जाता है। क्योंकि हमारे माइंड में 2 पार्ट काम करते हैं, एक चेतन करता है, एक अवचेतन करता है। तो चेतन में क्या है कि हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं और नई चीजें आती है, लेकिन कुछ चीजें हमारे अवचेतन में चली जाती हैं। तो जैसे ही हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा अवचेतन में जो ब्रेन में इधर गया है, तो वो रिसाइकल हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, तो उसमें उसको ऊर्जा देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। तो उसको हम इस सेंस में भी सोच सकते हैं कि भाई अगर कोई चीज हमने कर ली है, करने का मतलब कि हमने पास आउट कर लिया कोई डिग्री, या हमने कोई चीज बना ली है, कोई हमने चीज राइट कर ली है, किसी को डायरेक्शन कर दिया है, तो इसमें हम थोड़े से परफेक्ट हो गए हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज पहले से ही है। ठीक है ना। तो उसको और ज्यादा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। पॉजिटिव सेंस में ये बात करें। और जो 13 चैप्टर है वो कहता है मस्तिष्क, यानी कि अपना जो ब्रेन है, व्यक्ति का जो ब्रेन है, वो विचारों का ब्रॉडकास्टिंग है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग रिसीविंग स्टेशन है। व्यक्ति का जो ब्रेन है
वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने का सबसे बड़ा स्टेशन है। स्टेशन मीन बस स्टेशन के बस स्टेशन पे बस आती है, तो इस टाइप का जो है ना रिसीविंग होती है, विचारों की रिसीविंग यहाँ हो रही है, तो वो सबसे बड़ा स्टेशन है। और उस स्टेशन में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रहती हैं। तो यहाँ पे वो एक नेटवर्क बन जाता है उस सेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका 14th जो चैप्टर है वो कहता है कि बुद्ध विमानी के मंदिर का द्वार, यानी कि छठी इंद्रिय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कि अगर आपने एंडिंग पॉइंट पे हो, जो चीज आप करना चाहते हो और उस चीज के एंडिंग पॉइंट पे हो, तो एंडिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई वो चीज क्या तो हम उस एंडिंग पॉइंट से क्या तो हम डाइवर्ट हो जाएं, चेंज हो जाएं, या उसको हम ड्रॉप कर दें, है ना। तो उस जो सेकंड लास्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंडिंग पॉइंट से पहले सेकंड लास्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां हम धीरे धीरे आत्म सुझाव करने लगते हैं अपने माइंड में कि ये हमारा बेस्ट आ गया है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता हम, या इसको ये कहें हम इसमें फेड अप हो गए हैं कोई चीज को लेके, इसका डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा एक्सेस हो नहीं सकता है। अगर हम उससे किसी से पूछते भी हैं, किसी व्यक्ति से अगर इस बारे में पूछते हैं, तो वो अगर अपने लेवल के हिसाब से उत्तर देता है, तो उसको हम थोड़ा उसी सेंस में हम सोचते हैं। अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश होती है, जो हम कुछ काम कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में है, तो उसको हम अपने अनुसार उसको हम सुधार कर सकते हैं। इसमें नहीं हो सकता, ये चीजें उस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि हमने उस बारे में बहुत टाइप से सोच लिया। तो इसमें फेडअप की कहा जाता है कि नहीं, ये इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये बेस्ट है, ठीक है ना, मेरी तरफ से बेस्ट है। अब परफेक्ट, तो जैसे हमने पहले बात की, परफेक्ट तो कोई चीज है ही नहीं, तो उसमें व्यक्ति जोड़ता जाता है, ऐड करता जाता है, ठीक है ना। तो उस सेंस में वो परफेक्टनेस हासिल करती है सबके जोड़ से, व्यक्ति के जोड़ से नहीं, एक व्यक्ति के जोड़ से नहीं कि एक व्यक्ति ने जोड़ दिया है, लेकिन उसमें हम परफेक्टनेस हासिल कर सकते हैं सामूहिक रूप से। और लास्ट में क्या है कि जो 15th चैप्टर है, डर के 6 भूत, यानी कि उसमें सेकंड लास्ट में आपका जो लास्ट पॉइंट है, तो उसमें आपका डर स्टार्ट हो जाता है, तो व्यक्ति को डर लगने लगता है। तो डर का क्या है कि भाई इसमें 6 मूलभूत डर जो है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें है कि गरीबी का डर है कि भाई अभी मैं गरीब ना हो जाऊं, या मेरा फ्यूचर गरीब ना रहे, मेरा पास्ट गरीब है तो मेरा प्रेजेंट गरीब है तो मेरा फ्यूचर भी गरीब रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे विनम्र डर गरीबी का डर ही मानता है, पैसे का डर है, ठीक है ना। आलोचना का उसमें एक डर है कि लोग उसमें क्या कहेंगे, ये बुरे लक्षण है, ठीक है ना। इसमें स्वास्थ्य का डर है कि भाई इसमें मेरा हेल्थ मेजरमेंट क्या कहता है, ठीक है ना। प्रेम बिछो का डर है, यानी कि रिलेशनशिप टूटने का डर है इसमें, ठीक है ना, ये भी एक डर है। एक बुढ़ापे का डर है, ओल्ड एज का डर, जैसे अभी मैं यंग हूँ, तो यंग का मतलब क्या है कि मैं मिडिल एज में आ गया हूँ, तो मुझे अभी अगर मैं 40 में हूँ, तो मुझे अब आगे 60 साल 20 साल के बाद मुझे क्या डर लगने लगा है, बुढ़ापे का डर लगने लगा कि मेरा रिटायरमेंट कैसे कटेगा, मेरा ये कैसे होगा, या मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा उससे पहले, है ना। तो उसका एक डर है, ठीक है ना। तो मौत का डर, इसके बाद तो सबसे बड़ा ये है कि मौत का डर, कि व्यक्ति की मौत होनी है ना, तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये जो डर हैं 6 टाइप के, तो ये डरों के बाद जो आपका आउटपुट है ना, डर के बाद जो आपका आउटपुट है वो आपका बेस्ट आउटपुट है। अगर आप इस पे कोई पावर आप लगाते हो उसको ड्रॉप करने की, है ना,
तो वो आपका बेस्ट दे रहे हो। देखिए अभी हम जिस एज में हैं तो हम क्या सोचते हैं सुबह शाम कि हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, आउटपुट देना है, तो हम अपनी डेथ के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें सोचते भी होंगे जो ओल्ड एज में हैं, जो परेशान है ना, तो वो सोचते होंगे डेथ के बारे में। लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते हैं कि अभी हमें बहुत कुछ काम करना है ना, तो वो हमें उस डायरेक्शन में लेके नहीं जा सकती। ये 6 जो भूत हैं या वो डर के जो भूत हैं, उस डायरेक्शन में हमें नहीं ले जा सकती। तो इसमें हमारे से इस तरह से हमें नियंत्रण में करना है, इस टाइप से हमें नियंत्रण में करना ये बुक सिखाती है। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हेनरी फोर्ड तो आपने गाड़ी सुनी होगी, किसने बनाई है, तो उसके इसके बारे में जीवनी है कि किसने उस कैसे बनाई। राइट ब्रदर्स के बारे में बताया है कि राइट ब्रदर्स का मतलब ये है कि जो एरोप्लेन है, जो एरोप्लेन में जो व्यक्ति आगे सभ्यता को बढ़ा रहा है, एरोप्लेन सिस्टम से आवागमन कर रहा है, तो उन व्यक्तियों, उन भाइयों की कहानी है। इस तरह से उनके माइंड में ये चीजें रही और किस तरह से उन्होंने इसको बनाया, किस तरह से उनको इम्प्लीमेशन किया आइडिया को। ये इसमें बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि देखो अगर वो नहीं होते, आप कहोगे दूसरा होता तो दूसरा या तीसरा होता, लेकिन जिस व्यक्ति को जो करना है वो करके जाएगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। आइडिया उसने जनरेट किया है तो आइडिया को जनरेट करने के बाद इम्प्लीमेशन भी वही करेगा। इसका मतलब ये है बहुत सारे नाम है इसमें, किस किस के नाम इसमें बहुत 40-50 नाम है इसमें, जिसने व्यक्ति के जीवन को आसान बनाया है। ये तो बड़ा टफ है, जीवन तो बड़ा टफ है। तो इस बुक में ये बताया गया है कि डेल कार्नेगी साहब के बारे में बताया गया। डेल कार्नेगी बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड में। डेल कार्नेगी सेल्फ डेवलपमेंट का बादशाह जिसको बोलते हैं, कि आप में सेल्फ डेवलपमेंट किस तरह से, व्यक्तित्व निर्माण किस तरह से हो, बातचीत किस तरह से हो, डर किस तरह से निकले, आगे किस तरह से बढ़े, कोई काम किस तरह कर, बिजनेस कैसे स्टैब्लिशमेंट करें, उस पे विजय कैसे हासिल करें। डेल कार्नेगी से बड़ा कोई नाम नजर नहीं आता है। किसी से आप पढ़ने वाले से पूछोगे, जो बड़े बड़े लोगों को पढ़ता है, वो डेल कार्नेगी को नहीं भूल पाएगा कि डेल कार्नेगी है क्या चीज। जैसे अब ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नेपोलियन हिल के बारे में, व्यक्तित्व निर्माण के बारे में। तो ये बुक ये नहीं है कि ये आपको तुरंत ही पैसा दे देगी या तुरंत ही अमीर बना देगी। आप कहोगे तो आप क्या अमीर है? हाँ, अगर आपका स्वस्थ शरीर है, मैं तो ये समझता हूं अगर आपका स्वस्थ शरीर है, आपके पेट में रोटी है, तन पे कपड़ा है, सिर पे छत है और काम करने के लिए जगह है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमियों से शामिल है, नो डाउट। और वही सोच आपको अमीर बनाती है, ये हमें समझना होगा। तो पैसा कमाना एक अलग बात है, वो एक सोच है, सोच से ही डिपेंड है व्यक्ति। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा ये कहना है। 20 साल पहले मैं सोचता था कि मैं उस जगह पे जाना चाहता हूं जहां क्रीम बैठती है एजुकेशन के पे। आज 20 साल हो गए हैं, आज यूनिवर्सिटी में कैंपस में हूं मैं, लेकिन निरंतर हमें काम करता रहना पड़ेगा। सिचुएशन कैसे भी आए, हमें काम करता रहना पड़ेगा। क्रीम का मतलब है कि अच्छा जीवन,
अच्छी सोच, समाज को आगे बढ़ाने की सोच, देश को आगे बढ़ाने की सोच, राज्य को आगे बढ़ाने की सोच, सेल्फ डेवलपमेंट, दूसरों को डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है। तो ये जो बुक है आपकी सोच को बहुत ज्यादा चेंज कर देगी। व्यक्ति हर डायरेक्शन में एक जैसा नहीं सोच सकता, कि एक जैसा सोचता है नहीं। वो मायूस भी होता है, वो खुश भी होता है, वो फेडअप भी होता है, दुखी का मतलब वो चिड़चिड़ा भी होता है, क्योंकि वो अपना करियर के बारे में ज्यादा सोचता है, रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, क्योंकि व्यक्ति तो व्यक्ति है। अब अच्छा है बुरा है वो तो डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। हम सबको खुश नहीं कर सकते, ना हमें सब खुश कर सकते हैं। अगर हम सबको खुश करेंगे तो हम अकेले रहेंगे। ये भी बड़ी विडंबना है। किस किस को खुश करोगे अब? तो मेरा मानना है तो आप खुश पहले अपने अपन को खुश कीजिए, क्योंकि ये आपकी भी लाइफ है। डिपेंडेबल आप दूसरों के भी हो सकते हैं, आपके भी हैं, लेकिन आप लाइफ तो आपकी भी है। तो ये जो बुक है आपकी लाइफ को क्रिएट करती है। ये नहीं कि आपकी अभी आपकी लाइफ क्रिएट नहीं है, बनी नहीं है, बन रही है, उसमें ऐड करती है। और जितना हम ऐड करते जाएंगे एज टू एज, दिन टू दिन, दिन के बाद दिन, पल पल, तो उतने ही हम परिपक्व होते जाएंगे और उतने हम शांत होते जाएंगे। और जितने हम शांत होंगे तो सोसाइटी उतनी शांत होगी और आगे बढ़ेगी बिना किसी कोयल के। अशांति तब रहती है व्यक्ति के मन में, व्यक्ति कुछ काम कर नहीं रहा है। झगड़ा तो वही करता है ना, जिसके पास काम तो है लेकिन वो कितना काम कर रहा है ये भी अहमियत रखता है, कितना बिजी है ये भी अहमियत रखता है। वो तो उसका आउटपुट बताता है। तो ये बुक जो है सोचिए और अमीर बनिए, वास्तव में बहुत अच्छी बुक है। अगर ये आपको मिले गूगल गोल्ड पे लिखिए और 199 में उसको खरीद डालिए, और जब भी समय लगे कोई भी चैप्टर आप उसका पढ़ लीजिए। दुनिया के महानतम लोगों से की सोच से आपको रूबरू करवाए कि किस तरह से सोच को इम्प्लीमेशन किया जा सकता है। ये नहीं कि हम बल्ब दोबारा बनाएंगे, ऐसा नहीं है। हम कुछ और भी कर सकते हैं। जो चीज बन गई है उसमें ऐड होगा, रिप्लेस नहीं हो सकती, उसमें रिप्लेस नहीं हो सकती, वो बन गई है। रिप्लेस कोई चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका प्लेसमेंट दूसरा है, लेकिन रिप्लेस नहीं, क्योंकि उसके वजूद से वो आई है। अगर हम ये कहें लास्ट में कि जो प्रकाश है उसके अपनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अंधेरा का जो अंधेरा है उसकी भी इम्पोर्टेंट उतनी ही है जितनी प्रकाश की है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा नहीं है, प्रकाश है तो अंधेरा है, वैसे दिन है तो वैसे ही रात है। तो आपने मुझे सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।